हेलो। नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति। 1830 की जो जुलाई क्रांति, उससे जो है लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया था और उसे फ्रांसीसियों का राजा कहा गया था। अब ऐसे क्या घटनाक्रम घटे कि फ्रांस के अंदर जो है 18 वर्षों के अंदर फिर से एक नई क्रांति हो गई। आओ हम इसको विस्तार से देखते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। अब पहले हम लुई फिलिप के बारे में देखते हैं। लुई फिलिप जो है ऑर्लियंस वंश का कुलीन है, जो लुई 18वें के शासन काल में फ्रांस लौट आया था। जो क्रांति के दौरान जो है कुलीन फ्रांस को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे, और जब ये वापिस आया तो इसको इसकी पैतृक जागीर प्राप्त हो गई। अब इतने समय ये इंग्लैंड में रहकर आया है, वहां के वातावरण से प्रभावित है ये, और उसने अपना व्यवहार जो है वो चेंज किया हुआ है। ये नागरिकों को निसंकोच मिलता था, उनके साथ उठता बैठता था। यहां तक कहा जाता कि वो मजदूरों के साथ बैठकर शराब भी पी लेता। अब उसके इस व्यवहार से जो है लोग उसके आचरण पर संदेह नहीं कर रहे, बल्कि उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही है। तो लुई फिलिप को जो है जुलाई 1830 की क्रांति के बाद 7 अगस्त 1830 को जो है व्यवस्थापिका सभा द्वारा फ्रांसीसियों का राजा घोषित किया जाता है। फ्रांसीसियों का राजा। अब वो जो शासक बन रहा है, तो वो उदार व लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर शासन करने का इरादा करता है। वो चाहता है कि जो उसका शासन है वो उदार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले। तो जब लुई फिलिप है, चाह तो ये रहा है, लेकिन समस्याएं जो है उसके सामने आती है। वह समस्याएं क्या है? जो उसको व्यवस्थापिका सभा में जो है बहुत कम वोटों के अंतर से गद्दी प्राप्त हुई थी। यानी 430 लोग सदस्यों में से 219 ने उसको शासक माना था। यानी कि उसका जो बहुमत है बहुत कम अंतर से है। अब जो वैधता के सिद्धांत वाले हैं, जो वियना सम्मेलन ने वैधता का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार जो है जो राजवंश थे उन्हीं को ही शासन दिया जाना था। तो ये जो वैधता के सिद्धांत वाले थे, वो पूर्व वंश के शासकों को गद्दी देना चाहते थे, लेकिन ऑर्लियंस वंश को नहीं। इसलिए वो इसके खिलाफ थे। उसमें पादरी हैं, कुलीन है। फिर नेपोलियन बोनापार्ट के जो समर्थक हैं, उन लोग को बोनापार्टिस्ट बोला जा रहा है, वो भी जो है वो इसके खिलाफ थे। गणतंत्रवादी तो राजतंत्र के खिलाफ थे, लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी कि कैथोलिक भी उसके खिलाफ हो गई। अब 1830 के बाद का जो समय है, वो फ्रांस के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का समय है। अलग अलग ग्रुप जो है, गणतंत्रवादी, बोनापार्टिस्ट, कैथोलिक और वैधता के सिद्धांत वाले लोग, और जो संविधानवादी हैं, जो लुई फिलिप के समर्थक थे, इनमें संघर्ष था। इसलिए जो राजनीतिक अस्थिरता है और बेरोजगारी चरम पर है इन दौरान। और जो लोग हैं वो लुई फिलिप की विदेश नीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब इसमें इस समय एक नई जो चीज आ रही है, वो आ रहा है समाजवादी विचारों का प्रसार। समाजवादी विचार जो है बड़ी तेजी से यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर फैलते हैं। अब जो कार्य है इसके लुई फिलिप के, अब सबसे पहले यह करता है कि जो 1814 का जो संविधान था, उसको कुछ बदलावों के साथ वो स्वीकार कर लेता है। अब बदलाव क्या है? उसने चुनाव के नियम बदल दिए। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को चुने जाने की आयु जो है वो 40 से घटाकर 30 वर्ष कर दी, और जो मत का अधिकार है वो 300 फ्रैंक से जो है कम करके 200 फ्रैंक कर दिया। अब इसे वोटरों की संख्या थोड़ी बढ़ी, लेकिन उस समय 2 करोड़ फ्रांसीसियों में से सिर्फ 1 लाख लोगों को वोट डालने का राइट था। अब यही जो वोट का अधिकार है, इसके विस्तार के लिए जो है सुधार आंदोलन आता है। अब उसने क्या किया? जो बोनापार्टिस्ट है उनको खुश करने के लिए उसने क्या किया? नेपोलियन के बेटे को सेंट हेलेना भेजा। सेंट हेलेना, जहां पे नेपोलियन को लास्ट में रखा गया था, वहां से उसकी अस्थियां मंगवाई गई, और पेरिस के अंदर जो एक विशाल समाधि जो है उसकी बनाई गई। अब इससे बोनापार्टिस्ट को खुश करने की बात हो रही है। उसे गणतंत्रवादियों को खुश करने के लिए जो बुर्बो वंश का झंडा था उसको हटाकर
तिरंगा झंडा उसने स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, अब उसने उन प्रतिबंधों को हटा दिया और उदारवादियों को खुश करने की कोशिश की। यहां पर उसने जो विदेश नीति का मामला है, विदेश नीति में उसने क्या किया, जो आक्रामक विदेश नीति की अपेक्षा रक्षात्मक विदेश नीति अपनाई। वो उसी देशों के साथ विदेशी संबंधों के अंदर जो है वो झगड़ा नहीं पैदा करना चाहता था। जो संविधानवादी है वो उसको समर्थन दे रहे हैं। जो 219 सदस्य थे उनमें ज्यादातर संविधानवादी है, और जो संविधानवादी है उनके अंदर मध्यम वर्ग के लोग हैं और पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। अब उसने इस प्रकार की नीतियां अपनाई कि मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग उसको समर्थन मिलता रहे। अब उसने औपनिवेशिक नीति भी अपनाई। उसने अल्जीरिया के अंदर सेना भेजी वहां के विद्रोह को रोकने के लिए। उसने उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। उसने रेलवे का विस्तार किया फ्रांस के अंदर, और शिक्षा पर उसने ध्यान दिया। उसने कैथोलिक शिक्षा प्रणाली को हटा दिया। अब इससे कैथोलिक उसके खिलाफ हो गए। उस समय के फ्रांस की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है हम उसका जायजा लेते हैं। उस समय फ्रांस के अंदर औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ने का मतलब है उद्योग और यातायात के जो साधन है उनका विकास हो रहा है। अब उद्योग व यातायात के साधनों के विकास से क्या हो रहा है, व्यापार और वाणिज्य को तो बढ़ावा मिल ही रहा है। जो दिमाग का दायरा है, लोगों के सोचने का जो ढंग है वो भी बदल रहा है। अब जो नया दिमाग बन रहा है, जो नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो जो रूढ़िवादी ढंग है शासन करने के या जो रूढ़िवादी लाइफस्टाइल है, अब वो जो है वो अब जर्जर स्थिति में पहुंच रहे हैं। अब रूढ़िवादी ढंग से नए उत्पादन के साधनों के साथ नहीं रहा जा सकता है। अब नए दो वर्ग भी आ गए, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग तो हो गया क्या, कौन सा, जो जिसके पास जो उद्योगों के मालिक है, जो संसाधनों के मालिक है। ये विश्व इतिहास के अंदर, मानव इतिहास में पहली बार ये दो वर्ग आए, औद्योगिक क्रांति का परिणाम है ये। अब मजदूर वर्ग आ रहा है। अब ये मजदूर वर्ग कहां से आ रहा है, ये गांव से लोग आ रहे हैं। गांव से कौन लोग आए, जिनकी दस्तकारी का पतन हो गया, क्योंकि जब मशीन आई तो जो हस्तशिल्प है उनका पतन हो गया। अब वो शहर में आ गए। अब क्योंकि वो बेरोजगार हो गए थे, वो शहर में आ गए। अब जब शहर में आए तो शहर में ना उनके पास घर है ना शहर में उनके पास जमीन है। वो अपने जीवित रहने के लिए शहर में पहुंचते हैं, वर्ग बन के आते हैं। इनकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। मजदूर बड़ी दयनीय हालत में रह रहे हैं, 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, और वो उनका जीवन जो है वो मानव का जीवन नहीं है। तो ये मजदूर वर्ग के साथ जो है औद्योगिक क्रांति के साथ जो है समाजवादी विचारों का जन्म होता है। और लुई ब्लांक, सेंट साइमन, फाउरिये, ये जो है ये समाजवादी विचारों के लीडर है। ये मजदूरों के लीडर है। अब मजदूर जो है वो अपने लेबर यूनियन बना दें। लेबर यूनियन बनाकर वो मजदूरों की जो हालत है उसमें सुधार की बात की कर रहे हैं। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है वो ये आती है कि ये जो समाजवादी विचार है, ये जो संसाधन है उसका राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं कि जो संसाधन है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा भी जो है वो सरकार के हाथ होनी चाहिए। अब ये जो समाजवादी विचार हैं ये बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 1838-39 के अंदर जो है यूरोप के अंदर आर्थिक मंदी है। कैपिटलिज्म के साथ, पूंजीवाद के आने के साथ जो है ये आर्थिक मंदी भी आती है। अब आर्थिक मंदी का क्या है, महंगाई का बढ़ जाना और लोगों का बेरोजगार हो जाना, चीजें महंगी हो जाना और लोगों के जेब में पैसा ना होना। जो आर्थिक मंदी है ये सामाजिक तनाव पैदा करती है। बेरोजगारी से, चीजें उपलब्ध न होने की वजह से घरों में, समाज में तनाव पैदा होता है। अब सरकार का जो रवैया है इन चीजों से डील करने के लिए वो रूढ़िवादी रवैया है। सिर्फ फ्रांस में नहीं, यूरोप के दूसरे देशों में भी जहां आर्थिक मंदी आई है, जो औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ रही है, नए विचार आगे बढ़ रहे हैं, सरकार का रवैया क्या है, रूढ़िवादी है। अब रूढ़िवादी रवैये से नई समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता था। अब जो है जो राजनीतिक स्थिति है वो भी डावाडोल है। अब लगातार जो है लुई फिलिप जो है वो मंत्रिमंडल बदल रहा है। 1830 से लेकर 1840 तक
10 सालों में 10 बार मंत्रिमंडल बदला गया। 1840 में वो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये जो गीजो है, ये परिवर्तन का विरोधी है। परिवर्तन का विरोधी है, ये पुराने विचारों का, रूढ़िवादी विचारों का है। ये वोट के अधिकारों को बढ़ाने का विरोधी है। और उन दिनों यूरोप के अंदर 1830 के बाद जो है मताधिकार को बढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा है। सुधार आंदोलन इसको बोल रहे हैं, रिफॉर्म आंदोलन चल रहे हैं। और ये जो है इस आंदोलन के खिलाफ है। अब जो सुधारों की मांग है वो तीव्र हो रही है, तीखी हो रही है। और इसी का परिणाम जो है फ्रांस के अंदर 1848 की क्रांति है। अब जो सुधार आंदोलन है, सुधार आंदोलन एक आंदोलन शुरू करता है सुधार प्रीति भोज के नाम से। सुधार प्रीति भोज के नाम से फ्रांस के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर जो है सम्मेलन हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, ये चल रहा है। अब ऐसा ही एक सुधार प्रीति भोज जो है 22 फरवरी 1848 को जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के जो लीडर है, जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का लीडर है, जॉर्ज वाशिंगटन, उसके जन्मदिन पर जो है पेरिस के अंदर जो है एक प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। जो उद्देश्य है वो सुधार आंदोलन को, मताधिकार के अंदर सुधार की बात करना। अब इसी दिन एक जुलूस का संगठन भी किया जाता है। अब गीजो जो है वो इस जुलूस को और इस आयोजन के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। अब इसका क्या परिणाम होता है कि जब ये प्रतिबंध लग गया तो गीजो के इस्तीफे की मांग को लेकर जो है पेरिस की सड़कों के ऊपर मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग और उदारवादी, बोनापार्टिस्ट सभी लोग जो है इस्तीफे की मांग को लेकर गीजो के घर को घेर लेते हैं। अब वहां पर पुलिस बुलाई जाती है, गोली चल जाती है, 23 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। अब 23 व्यक्तियों की मौत के बाद जो है इनके शवों को लेकर जुलूस निकाले जाते हैं और राजमहल को घेर लिया जाता है। 24 फरवरी को जो लुई फिलिप है वो फ्रांस को छोड़कर, पेरिस को छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। क्रांति हो जाती है। शुरू कहां से हुआ था? सुधारों से। सिर्फ एक बात थी कि जो मताधिकार है उसको बढ़ाया जाए। और ये जो सुधारों का जो आंदोलन है ये क्रांति में बदल जाता है। क्रांति में बदल जाता है ये आंदोलन। अब जो है लुई फिलिप इंग्लैंड में चला गया। अब उस जो प्रतिनिधि सभा है उसके बेटे को जो है गद्दी पर बैठाना चाहती है, लेकिन अब आंदोलनकारी जो है ये नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रभाव आया कि 1848 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस के अंदर एक बार फिर से गणतंत्र स्थापित हुआ। ये अलग बात है, ये गणतंत्र 1848 से 1852 तक रहा। और जो वोट का अधिकार है इसको व्यापक बनाया गया। और इसका क्या परिणाम हुआ कि फ्रांस के अंदर सुधारों का तांता लग गया। एक के बाद एक नए सुधार किए गए और समाजवादी सिद्धांतों का प्रसार हुआ। जो नया राष्ट्रपति बना 1848 के अंदर, नेपोलियन का बेटा लुई नेपोलियन, वो जो है समाजवादी सिद्धांतों के साथ मिलकर जो है उसने गणतंत्र की स्थापना की। और समाजवादी सिद्धांत जो है पूरे यूरोप के अंदर उसका जो है प्रसार होना शुरू हो गया। अब ये जो साल है 1848, ये क्रांति का वर्ष है। क्रांति का वर्ष क्यों? यूरोप के अंदर अनेकों क्रांतियां हुई, अलग अलग छोटी बड़ी क्रांतियां जो है 13 क्रांतियां हैं। क्रांतियों का मुख्य प्रभाव कहाँ रहा? मध्य यूरोप के अंदर। मध्य यूरोप में जो ऑस्ट्रिया हंगरी के इलाके हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी के इलाके हैं, या इटली और जर्मनी के जो इलाके हैं, इन इलाकों में इन क्रांतियों का प्रभाव आया। पहला प्रभाव क्या? 13 मार्च को वियना के अंदर जो है मजदूरों ने, मध्य वर्ग ने वियना को घेर लिया। वहां पे जुलूस निकालने लगे। जब उनका जुलूस निकला तो 15 तारीख को मैटरनिक जो है वो वियना छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। यानी मैटरनल का पतन हो गया। जो एक युग था मैटरनिक एज, जिसकी बात कर रहे हैं 1815 से 1848, वो इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ये जो युग है वो खत्म होता है। ब्रिटेन के अंदर जो है एक चार्टिस्ट आंदोलन आता है। चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन का मतलब है कि चार्टर बनाकर, लोगों के सिग्नेचर कराकर मताधिकार को बढ़ाने का, यानी जो सुधार है, रिफॉर्म्स हैं, उनको करने का जो आवेदन किया जा रहा है। अब 10 अप्रैल को जो है 1848 को लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी सभा होती है। अब मताधिकार को बढ़ाने की बात हो रही है।
पूरे यूरोप के अंदर जो है राष्ट्रवाद, उदारवाद, लोकतंत्र की जो विचारधारा है वो फैल जाती है, और मध्य यूरोप जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और इटली और जर्मनी के जो एकीकरण की भावना है उसको बल मिलता है। तो इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।